Good evening everybody and welcome to my channel. Today's video is about newspaper reading. So मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ एंड आज के इंडियन एक्सप्रेस के हम पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं जो कि मुझे लगता है कि पढ़ने चाहिए. सबसे पहला आर्टिकल जो फर्स्ट पेज पे आया है वो इथेनॉल बेस पे आया है, ठीक है. एंड उसके बाद आपको एक आर्टिकल मिलेगा जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो desiltation takes the lion's share focus on agriculture, government to आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ये है आपका 8th पेज पे, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर है ये आर्टिकल, ठीक है. नेक्स्ट आपको जो मिलेगा आर्टिकल वो आपको एक्सप्लेन पेज पे मिलेगा जिसमें आपके पास राइट टू बी फॉरगॉटन के ऊपर आर्टिकल आया है और हाउ एजुकेटेड मदर्स ऑफ यंग किड्स कैन बी यूज्ड एज एन एसेट फॉर निपुण. ये वाला आर्टिकल आज के पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें मदर्स एंड यंग किड्स के बारे में बताया जा रहा है, ओके. नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा आपके इकोनॉमी पेज के ऊपर जिसमें आपके पास आएगा लिथियम ब्लॉक के ऊपर आ रहा है, JNK के लिथियम ब्लॉक के ऊपर आ रहा है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपके पास आ रहा है petroleum items and crude oil could be included under GST. Okay, this is a very important article. And there's a small article about private sector owners. Over 52% of installed power generation capacity is being done by private owners. This is also in the economy page. Okay, so this is what I think is important in today's newspaper, and this is something that we should discuss. Okay, now I'll tell you the relevance of these articles first. The first article that we have talked about is about ethanol blending. Okay, इसी के ऊपर बेस्ड आपके पास आर्टिकल आ रहा है पावर जनरेशन का, ठीक है. एंड वाई आर वी डिस्कसिंग दिस आर्टिकल बिकॉज समहाउ UPSC का फोकस बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन पे फिक्सेटेड है, ठीक है. एंड अगर आपने नोटिस किया होगा इस बार के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था कि आप किस किस चीज़ से एविएशन फ्यूल को बना सकते हैं. वो क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हो गया था बिकॉज हमें एडिबल और नॉन एडिबल में थोड़ी दिक्कत आ रही थी. अभी तक भी उस पर कन्फर्म्ड आंसर नहीं आया है, तो ये आर्टिकल ऑलमोस्ट उसी पे बेस्ड है. तो ये आर्टिकल इसलिए ज़रूरी है अगर आपको कोई ऐसा आर्टिकल मिलता है जिसमें आपके पास कोई इथेनॉल बेस या कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आर्टिकल होता है तो वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. नेक्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में मैंने सोचा है पढ़ने का वो है डीसिल्टिंग, ठीक है. अनदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर आपका ये यूज़ होगा ये आर्टिकल, ठीक है. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा मेंस के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है. ये आपको प्री मेंस की थोड़ी कम यूज़फुलनेस मिलेगी. देन आपके पास जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है राइट टू बी फॉरगॉटन. राइट टू बी फॉरगॉटन का ये जो आर्टिकल है ये आपके मेंस में, प्री में, हर जगह इंपॉर्टेंट है. प्री में आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, मेंस में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. एक आर्टिकल जो मैं भूल गई बताना वो गाज़ा स्ट्रिप वाला था जिसमें आपके पास आ रहा है कि तेल आमिर इज़ नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इसमें सिर्फ आपको इसकी हेडलाइन पता होनी चाहिए, बाकी आपको इसके बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. एंड हाउ एजुकेटेड मदर्स ऑफ यंग किड्स कैन बी एसेट फॉर निपुण. अगर आप UPSC के मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आपको क्लियरली नज़र आएगा कि फीमेल्स के ऊपर हर तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली एजुकेशन एंड फीमेल, वल्नरेबल क्लासेस एंड फीमेल. तो ये आर्टिकल्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं इन केस आपको न्यूज़पेपर में देखते हैं. एंड जैसे कि हम देख रहे हैं मेंस अभी आ ही रहा है तो ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी है उस वजह से. नेक्स्ट जो मैंने आर्टिकल आपको बोला है वो है पेट्रोलियम वाला, दैट इट कैन बी बॉट अंडर GST. सो ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि GST काउंसिल के ऊपर मेंस में क्वेश्चंस आने की चांसेस रहते हैं. एंड ये प्री मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसमें ना कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी के बारे में बताया गया है, ड्यूटीज़ किस तरह से फ्रेम की जाती हैं,
फिर आपको इसके बारे में बताया गया है, कुछ कमिटीज़ के बारे में बताया गया है, किस तरह से रेवेन्यू बेस्ड कमिटीज़ इक्वलाइजेशन की जाती है उसके बारे में बात की गई है। देन लिथियम ब्लॉक JNK में जो हमें मिला है, अगेन सेम लाइंस पे रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में आर्टिकल प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन। अगर आपने तैयारी करी है, थोड़ी बहुत भी की है, तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस में रहती हैं। तो इसके ऊपर अगर कोई आर्टिकल आता है तो वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड या आई थिंक दैट्स इट, दैट्स all the articles that we should discuss for today. So I will start off with the first article. I think मैं स्टार्ट करना चाहूँगी GST वाले आर्टिकल से, क्योंकि मेरे ख्याल से वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो कमिंग ऑन टू पेज नंबर 15 इकोनॉमी का, ठीक है। इसमें लिखा है पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल कुड बी बॉट अंडर GST फर्स्ट, ओके। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है, अगर मैं आपको इसका सीधा जिस्ट दूँ तो इसमें कुछ गोल्ड की ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, कुछ क्रूड ऑयल की ड्यूटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ जो पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि गोल्ड की जो ड्यूटी है, आप FTA समझते होंगे, राइट, विच इज़ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो इंडिया जो है वो गोल्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। अगर आप देखेंगे UPSC का भी फोकस लास्ट ईयर 23 के प्री में भी गोल्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था, 24 में एग्जैक्टली नहीं आया, बट गोल्ड के ऊपर काफ़ी फोकस है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में रीज़न बताइए कि गोल्ड के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा होगा, और इसका हिंट ये है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप इसे आंसर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट गोल्ड इज़ ऑल्सो अ बजिंग टॉपिक, ओके। सो गोल्ड के ऊपर जो है हमारी ड्यूटीज़ रिड्यूस की गई हैं। आपको पता होगा कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ड्यूटी रिड्यूस कर देते हो, स्पेशली अगर कोई एक्सपेंसिव आइटम है जैसे गोल्ड है, वो इसलिए किया जाता है ताकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि जिस वक्त हमने गोल्ड की ड्यूटीज़ को थोड़ा इंक्रीज़ किया गया था, तो कुछ लोगों ने नॉन बुलियन माने कि जो आपके पास बुलियन में गोल्ड आता है उसके फॉर्म की बजाय दूसरे फॉर्म्स में गोल्ड लाना शुरू कर दिया था। लेट्स से ज्वेलरी के फॉर्म में, कि आप ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं एंड उसके ऊपर आपकी ड्यूटी कम लग रही है। तो एनी विच वे वो जो ड्यूटी आपने इंक्रीज़ करी थी या डिक्रीज़ करी थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने ड्यूटी को डिक्रीज़ कर दिया है ताकि लोग सीधे रास्ते से गोल्ड लेके आना शुरू करें और हमें उसका फ़ायदा हो। समझ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो बोली गई है वो क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल को आपको पता होगा कि ये आता नहीं है GST रिजीम के अंदर, इसके ऊपर अभी भी वैट लगता है, और वैट दो तरह का होता है, आपको पता होगा, स्टेट का अलग तरह से होता है और सेंटर का अलग तरह से होता है, ठीक है। तो GST के रिजीम में इसको इंक्लूड करने के बारे में बात की जा रही है, लेकिन इसमें जो बात की जा रही है वो क्रूड ऑयल के बारे में की जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा इंडिया क्रूड ऑयल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, एंड क्रूड ऑयल इज़ द मदर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो आपका पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से निकल रहा है, राइट। आपके बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी जो ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं क्रूड ऑयल से निकल रहे हैं। तो अगर आप GST क्रूड ऑयल पे लगा देंगे तो बेसिकली आप बाकी जगहों पे भी GST लगा पाएंगे। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्रूड ऑयल पे लेंगे, वही इस आर्टिकल में लिखा गया है कि आप GST के ऊपर क्रूड ऑयल के ऊपर GST लगाएं एंड उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट करें। ऐसे करके स्लोली एंड स्टेडीली आप किसी टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप एग्जांपल क्या यूज़ कर सकते हैं, समझने वाली क्या बात है इसके अंदर, कि जब भी कभी टैक्स इंक्रीज़ किया जाता है या किसी भी चीज़ को टैक्स के अंदर लाया जाता है या कोई भी नया रिफॉर्म लाया जाता है देश के अंदर, तो वो स्टेप वाइज या फेज्ड मैनर में किया जाना चाहिए। अगर आप सीधा ही पूरी तरह से एक चीज़ को एकदम झटके से इम्प्लीमेंट कर देंगे तो यूजुअली उसके परिणाम इतने अच्छे नहीं होते हैं। यही क्रिटिसिज्म था GST के लाने के टाइम। GST ओवरनाइट एक तरह से लेके आया गया था, या फिर डीमोनेटाइजेशन के टाइम वो ओवरनाइट लेके आया गया था, राइट। उस वजह से क्योंकि वो फेज्ड मैनर में नहीं था, चाहे वो स्टेप अच्छा था, बट क्योंकि वो एक फेज्ड मैनर में नहीं लिया गया था, तो हमारे जैसी कंट्री जो इतनी बड़ी है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई थी इनकॉर्पोरेट करने की, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो पूछी गई है वो है कमेटी के बारे में। तो अब आपने शायद नहीं सुना होगा एक कमेटी का नाम, जो कि है रिव्यू कमेटी ऑन रेट रैशनलाइजेशन।
तो ये क्या कमेटी है? बेसिकली ये कमेटी है कि अगर आप किसी चीज़ का रेट चेंज कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू बेसिस पे होना चाहिए। यानी कि सपोज़ अगर आज हमारे देश में एक्स अमाउंट ऑफ आमदनी आ रही है टैक्सेस या ड्यूटी के थ्रू, तो कल को अगर हम उस रेट्स को चेंज करते हैं तो भी हमारी जो रेवेन्यू आ रही है ड्यूटी में वो एक्स ही रहे। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप किसी चीज़ की ड्यूटी डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली जो रिच लोग हैं उन लोगों को जो नेगेटिव गुड्स वो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे टबैको हो गया या लग्जरी गुड्स हो गए, मतलब नेगेटिव गुड्स हो गए जैसे टबैको, अल्कोहल, या फिर लग्जरी गुड्स जैसे कि डायमंड्स या मे बी कार्स, लग्जरी गुड्स हो गए, क्लोथिंग किसी तरह की, इस तरह के जो लग्जरी गुड्स हो गए, उनमें आपको टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रैशनलाइजेशन। और इसकी एक कमेटी है जिसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, जो कि पार्लियामेंट में है। वो देखती है कि हम किस तरह से टैक्सेस को या ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ करें ताकि हमारी जो रेवेन्यू जनरेट होगी उन ड्यूटीज़ से वो सेम रहें। समझ रहे हैं? लेकिन अब इसके अंदर एक ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत जल्दी ग्रो कर रही है तो हमें ये एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि लग्जरी गुड की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि किसी ज़माने में कार्स एक लग्जरी गुड में आती थी, बट आज की डेट में मिडिल क्लास भी लग्जरी गुड्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं, सब लोग कार्स ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी मीन से, लाइक EMI के बेसिस पे ले रहे हो। तो अगर आप कार्स पे एक्सट्रीमली अगर एकदम से रेट इंक्रीज़ कर देते हैं ये सोच के कि ये तो रिच की पॉकेट से जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो शायद मिडिल क्लास या पुअर क्लास को भी शायद इफ़ेक्ट करने लग जाएगा। तो ऐसे में आपकी इकोनॉमी की कंजम्पशन पे बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको ड्यूटीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी होती है, और ये काम रेट रैशनलाइजेशन कमेटी करती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर और मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के ऊपर। जैसा कि आप जानते होंगे, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एप्पल को इनकरेज किया गया था इंडिया में प्लांट सेटअप करने के लिए, ताकि वो इंडिया के अंदर जॉब्स जनरेट कर सकें। तो अभी हमारे को एक प्रोग्राम इसमें मेंशन किया गया है जो कि है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, अगर आपको मिलता है ठीक है, वरना मैं आपको बता दूंगी। ओके, अगर वो इसके अंदर इंक्लूडेड है तो आपको ड्यूटी के अंदर मिलेगा कंसेशन। ठीक है, एक आप PLI के बारे में सर्च करें और इसके बारे में सर्च करें, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ टेलीकॉम के ऊपर भी दी गई है कि टेलीकॉम में ड्यूटी जो है थोड़ी बढ़ाई गई है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि फ़ॉरेन के गुड्स टेलीकॉम इंडस्ट्री हमारी फ्लड कर दे और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री काम ना करें। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा देने के लिए फ़ॉरेन टेलीकॉम्स को थोड़ा मतलब कम किया गया है, मतलब उनका कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज़ किया गया है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड आई हैव कवर्ड इट एज मच एज आई कुड। नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैं कवर करना चाहूँगी वो होगी एनर्जी कंजम्पशन पे। तो सबसे छोटा आर्टिकल है, उससे स्टार्ट करते हैं, जो कि 52% ऑफ इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्रीज बाय प्राइवेट सेक्टर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, सॉरी आर्टिकल इसलिए लिया है बिकॉज ये एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर UPSC में, लास्ट ईयर आई थिंक, क्या नॉट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, दैट नो कोल पावर जनरेशन प्लांट इज़ ओन्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो उसका आंसर फॉल्स था। हालांकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आपको निकाल देनी होती हैं प्रीलिम्स में, बट स्टिल आपको एक जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि पावर जनरेशन जो है, हालांकि हमें लगता है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर ओन्ड एंटिटी होना चाहिए, बट उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इज़ रिलायंस। ओके, तो इसमें लिखा गया है कि अगर आपने ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको भूले भटके कभी याद आ जाएगा प्रीलिम्स देते देते कि मैंने ऐसे एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि 52% ऑफ प्राइवेट पावर जनरेटर्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ये था इसका डिस्कशन का पूरा महत्व। नेक्स्ट है आपके पास JNK में लिथियम ब्लॉक लाइकली बिफोर अनदर ऑक्शन, देयर आर सम सेटबैक्स हैपनिंग। अब इसके अंदर आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ऑक्शन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसके इस बारे में ये लिखा हुआ है। आपको इस आर्टिकल के थ्रू ये पता होना चाहिए कि इंडिया में लिथियम कहाँ कहाँ मिलता है, ये आपका मकसद होना चाहिए। आपको ऑक्शन के प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें ऑक्शन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया। लिथियम आपको JNK में मिल रहा है, रिसेंटली जो डिस्कवर हुआ है, ठीक है। इंडिया में लिथियम कितना है ये आपको पता होना चाहिए, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम चाइना है,
ठीक है। एंड लिथियम कहाँ, लिथियम की इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूँ तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, ओके। आई कैन नॉट पुट इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके। नेक्स्ट आप फर्स्ट आर्टिकल पे आ जाइए, फर्स्ट पेज के आर्टिकल पे, जिसमें आपको इथेनॉल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ओके। इसमें लिखा गया है इन पेट्रोलियम इज़ नाउ मोर फ्रॉम मेज डैमेज फूड ग्रेन्स देन शुगर। आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फूड ग्रेन से प्रोड्यूस भी होता है और मेज से भी होता है, बट हमें ब्रोकन फूड ग्रेन चाहिए होता है, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, मोलासेस इंडस्ट्री जो होती है, जो कि आपकी आती है शुगर केन इंडस्ट्री से, तो इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि शुगर केन इंडस्ट्री से हमारे को कम मिल रहा है, ठीक है, मेज से ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे आप कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकते हो, ओके। मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सेकेंडरी कंक्लूजन आप लेके आ सकते हैं, डायरेक्टली इस पर कुछ नहीं आने वाला। आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में इसमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे नॉर्म्स क्या हैं, E20 ब्लेंडिंग क्या है, कैसे हो रही है। सबसे ज़्यादा इथेनॉल कहाँ प्रोड्यूस होता है, ब्राज़ील में प्रोड्यूस हो रहा है, इंडोनेशिया में प्रोड्यूस हो रहा है, US में प्रोड्यूस हो रहा है। एक बायोफ्यूल अलायंस नाम की चीज़ है, उसका क्या लेना देना है आपके, बेसिकली आपके पास वो मोटी न्यूज़ होनी चाहिए। ये न्यूज़ आपको वो बताने के लिए है कि आप उस न्यूज़ को रिवाइज कर लीजिए। बायोफ्यूल अलायंस, लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर्स, इंडिया का क्या रैंक है इथेनॉल के अंदर, और हमारी कोई स्कीम है कि नहीं है। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो व्हेन इट कम्स टू एन आर्टिकल लाइक दिस। यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस आर्टिकल, ओके। नेक्स्ट इज, I think I've covered the energy part now. Now come to the educated mothers. This is a very important article, okay. आपको इसमें एक स्कीम पता होनी चाहिए जो कि है निपुण स्कीम। निपुण का फुल फॉर्म क्या है, निपुण का है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमरेसी। 2021 में लॉन्च हुई है ये, ठीक है। क्यों लॉन्च हुई है, क्योंकि बच्चे पास होने के बावजूद भी बेसिक रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बहुत गलत असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे स्किल्ड ही नहीं हैं, ठीक है। इस कारणवश हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है जो कि इस गैप को ब्रिज करने के लिए है। प्लस ये स्कीम तो है ही है, राइट, कि बच्चा शुरू से ही एक पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो उसकी। 5 लेयर लर्निंग होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, वो चीज़ों को टारगेट करता है। लेकिन इसमें एक आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा है कि वो सब के अलावा मदर का क्या रोल होता है इन एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड। दे आर टेलिंग अस दैट a mother who is educated is able to educate their children at a more efficient rate, okay. However, it is such an irony that even though the woman is educated, वो खुद कोई लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, वो काम नहीं कर पा रही है। और उसकी फिगर्स दी गई हैं, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू लर्न दैम, स्पेशली इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स मेंस, ओके। सो they have given the number, so there is a comparison that you can draw. Even if the mother is educated, she is still not able to come in the job market. But education of the mother affects a lot in the numeracy of the child, because she is able to educate the child well. So if you want to have educated children, you should also look at the education of mothers, and if you can, you should also try and let them participate in the job industry. So it would be a double win for our country. So this is what is written here, okay. Then is right to be forgotten. Right to be forgotten के अंदर आपको बेसिकली केएस पुट्टस्वामी केस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन एक इम्पॉर्टेंट राइट है इंडिया के अंदर, ओके। इसके ऊपर जो डिटेल डिस्कशंस हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो आप सब याद नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। केएस पुट्टस्वामी केस इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इसमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि इस तरह के प्राइवेसी राइट्स सबसे पहले कहाँ इवॉल्व हुए थे,
यूरोपियन यूनियन में थे, और वो आपको दिख जाएगी इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो थी, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये ईयू के अंदर इवॉल्व हुई थी, राइट। ये एक एक्चुअली यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आई थिंक 2015-16 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आपको इसमें और पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि इंडिया में आज की डेट में डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ आया है, रिसेंटली ही आया था। वो पर्सनल डेटा के लिए है, वो हर तरह के डेटा के लिए नहीं है। आपको वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है आपका डीपीपी करके जो है वो पता होना चाहिए इसके अंदर, कि वो किस लिए आया था, क्यों आया था, उसके क्या रेपरकशंस हैं। वो सिर्फ पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। उसमें कौन से लॉज अमेंड हुए हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके अंदर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंड हुआ है, उसके अंदर आपका आईटी एक्ट अमेंड हुआ है, ओके, एंड उसके अंदर आपका आई थिंक आईपीसी भी अमेंड हुआ है, राइट। आईपीसी अब चेंज हो गया है बट वो भी अमेंड हुआ है, और वो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। और उसके अंदर फिडुशरीज का कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊँ तो मैं ये भी कर दूँगी, बट फ़िलहाल के लिए ये इतना ही। तो दिस वॉज द न्यूज़पेपर रीडिंग ऑफ टुडे एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग and I hope you like it. Please give me the comments. How do you like it? Do like the video, do some interactions, and comment if you want me to discuss something. Thank you.